हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ क्लास 12 की जो दूसरी किताब है स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति, उसका फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। चूँकि चैप्टर लंबा है इसलिए मैं अलग अलग पार्ट करके इसे बताऊंगी। किसी भी राष्ट्र को जब आज़ादी मिलती है तो स्वतंत्र होने के बाद उसके समक्ष कई चुनौतियां होती हैं और संसाधन सीमित होता है। ऐसे में यह एक बहुत ही चुनौती भरा कार्य होता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखते हुए सीमित संसाधनों द्वारा कैसे तमाम चुनौतियों का सामना किया जा सके। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसके लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, क्योंकि भारत का विभाजन करना पड़ा और सांप्रदायिक दंगों ने भारतीय एकता और अखंडता के समक्ष एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इस बात पर सहमति बनी थी कि देश का शासन लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित होगा, जिसमें सरकार सबकी भलाई, विशेषकर गरीबों और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों पर ध्यान देगी। परंतु आज़ादी के बाद सरकार के समक्ष कुछ बहुत ही गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गईं। इन चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती थी राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। देश विभाजन के दौरान जिस प्रकार सांप्रदायिक दंगे हुए, इसने भारत की अनेकता में एकता की भावना पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अनेक सभ्यता और संस्कृति से सुसज्जित लोगों का एक साथ रहना भारत की विशिष्ट पहचान थी, लेकिन विभाजन की रेखा ने उसे खंडित कर दिया। यह चुनौती और भी गंभीर तब हो गई जब देशी रियासतों ने भी भारत में विलय का विरोध करना शुरू कर दिया। पूरे भारत में 565 देशी रियासत थे और इन्हें कहा गया था कि विभाजन के बाद जो भारत में रहना चाहे वो भारत में रहे और जो पाकिस्तान जाना चाहे वो पाकिस्तान जाए, और जो कहीं नहीं जाना चाहे वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है। परंतु इस दिशा में सरदार पटेल की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही, जिन्होंने 565 देशी रियासतों में से 539 रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। परंतु कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और मणिपुर जैसे राज्य समस्या बनकर के उभरे, क्योंकि ये राज्य न भारत में रहना चाहते थे और न ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। इन्हें भी सैन्य और कूटनीतिक तरीके से भारत ने अपने में शामिल कर लिया, परंतु इस दौरान जो समस्याएं खड़ी हुई वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हुई। दूसरी बड़ी चुनौती थी देश में लोकतंत्र बहाल करने की चुनौती। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही यह तय हो चुका था कि आज़ाद भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होगा, परंतु भारत के समक्ष यह चुनौती थी कि संविधान के अनुकूल लोकतांत्रिक व्यवहारों का किस ढंग से विकास किया जाए, क्योंकि मताधिकार कुछ ही एलीट वर्ग यानी कि जो सम्भ्रांत वर्ग था उसी को प्राप्त थे, जो आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से संपन्न वर्ग थे। सामाजिक विषमता बड़े पैमाने पर था और लोगों के व्यवहारों को लोकतांत्रिक संरचना के अनुकूल ढालना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यद्यपि इस चुनौती का सामना भी भारत ने बहुत बेहतर ढंग से किया। तीसरी बड़ी चुनौती थी संपूर्ण समाज के विकास और भलाई को सुनिश्चित करना। आज़ादी के बाद भारत की स्थिति काफ़ी दयनीय थी और ऐसे में विकास का एक ऐसा प्रतिमान अपनाया जाना आवश्यक था जिसमें सबका विकास संभव हो सके और समस्त समाज विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके। कार्य योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे पूरे देश के नागरिकों के बीच समानता स्थापित हो, साथ ही वंचित वर्ग के हितों की रक्षा हो सके, और इसी के लिए संविधान में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल भी किया गया। इसके अलावा भी
कई ऐसी समस्याएं थी जिसने गंभीर चुनौती खड़ी की, जैसे विभाजन के बाद विस्थापन और पुनर्वास की समस्या। विभाजन के दौरान आबादी का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हुआ। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनके पुनर्वास की गंभीर समस्या खड़ी हुई। इसके अलावा जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उन दंगों के दौरान भारत की स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी। ये भी एक बड़ी चुनौती थी कि किस तरह से इन दंगों को शांत किया जाए और भारत की जो एकता और अखंडता को चुनौती मिल रही थी उसको किस तरह से दूर किया जाए। महात्मा गांधी की शहादत ने भी भारत की राजनीति में एक बड़ा स्थान रिक्त कर दिया। एक समस्या गंभीर होकर और उभरी और वो थी रजवाड़ों का विलय और राज्यों का पुनर्गठन। यद्यपि सरदार पटेल के प्रयास से रजवाड़ों के विलय में भारत सफल रहा, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि 565 में से 539 देशी रियासत भारत में शामिल हो गए, परंतु हैदराबाद का निज़ाम अराजकता फैलाने लगा, जिससे विवश होकर पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद का विलय भारत में किया गया। जूनागढ़ की जनता भारत में रहना चाहती थी, परंतु वहाँ का नवाब इसे पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। अंत में भयंकर विद्रोह हुआ और इसे सौराष्ट्र में मिलाया गया। सबसे ज़्यादा समस्या कश्मीर को लेकर हुआ। कश्मीर स्वतंत्र रहना चाहता था, परंतु पाक द्वारा 1947 में कश्मीर पर हमला कर दिया गया और वहाँ के राजा हरि सिंह द्वारा इसका विलय भारत में किया गया। कश्मीर एक अलग मुद्दा है और यह मुद्दा इतना गंभीर है कि आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक अहम बिंदु रहा है। इसलिए कश्मीर समस्या का जिक्र हम अलग से करेंगे। एक समस्या और गंभीर हो गई और वो थी राज्यों के पुनर्गठन की समस्या। राष्ट्र निर्माताओं के सामने यह एक ऐसी समस्या थी जिसे काफ़ी सोच विचार कर हल करना ज़रूरी था, क्योंकि उन्हें यह ध्यान में रखना था कि प्रांतों की सीमाओं का निर्धारण इस ढंग से हो कि राष्ट्रीय एकता के साथ साथ देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक भी मिलती रहे। आरंभ में सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों के सीमांकन को स्थगित कर दिया, क्योंकि उनको आशंका थी कि भाषावार प्रांतों के गठन से उस राज्य की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है। परंतु देश के कई हिस्सों में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को लेकर आंदोलन शुरू हो गया। आंध्र प्रदेश में इसके लिए व्यापक आंदोलन चला और गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु 19 अक्टूबर 1952 से भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद 1 दिसंबर 1952 को उनका निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही आंदोलन हिंसात्मक हो गया और विवश होकर सरकार को आंदोलन की जो मांगें थी वो माननी पड़ी और भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना। इसे देखकर बाकी राज्यों में भी इस तरह की मांगें उठने लगी। अतः सरकार द्वारा 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। हृदयनाथ कुंजर और सरदार KM पन्नीकर भी इसके सदस्य थे। आयोग द्वारा यह प्रतिवेदन दिया गया कि नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के आधार पर ही राज्यों का सीमांकन हो और इसी आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया और इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर तमाम राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इस चैप्टर के अंतर्गत 2-3 चीज़ें और भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे मुस्लिम सांप्रदायिकता, देश विभाजन और महात्मा गांधी की शहादत, जिसका जिक्र हम अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।